बीते दिनों SRM इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ने छठी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन नैनो साइंस एंड नैनो टेक्नोलॉजी आयोजित की थी। इसे कई विदेशी यूनिवर्सिटी सहित भारत के टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, इंडियन फिजिक्स एसोसिएशन और इंडियन कार्बन सोसाइटी के सहयोग से आयोजित किया गया था। इसका मकसद एकेडमिक्स, उद्योग और वैज्ञानिकों को इस क्षेत्र पर अध्ययन के लिए एक कॉमन प्लेटफॉर्म मुहैया कराना था। गौरतलब है कि वर्तमान में नैनो टेक्नोलॉजी कृषि से लेकर स्वास्थ्य, ऊर्जा और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे हर क्षेत्र में उपयोगी साबित हो रही है। इसे 21वीं सदी की मुख्य प्रौद्योगिकी कहा जा रहा है। इसी के मद्देनजर आज के आर्टिकल में हम नैनो टेक्नोलॉजी से जुड़े हर पहलू पर बात करेंगे। जानेंगे कि नैनो प्रौद्योगिकी क्या है, इसके अनुप्रयोग क्या हैं, भारत में नैनो प्रौद्योगिकी की क्या स्थिति है, इस दिशा में भारत सरकार के कौन से मिशंस हैं, नैनो प्रौद्योगिकी से जुड़ी चुनौतियां क्या हैं, साथ ही इसके भविष्य पर भी बात करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि नैनो टेक्नोलॉजी क्या है। नैनो फिजिक्स को ग्रीक भाषा में ड्वार्फ या बेहद छोटे के अर्थ में प्रयोग किया जाता है। इसी फिजिक्स का प्रयोग करके नैनो टेक्नोलॉजी, नैनो साइंस और नैनो इंजीनियरिंग जैसे शब्द बने हैं। एक बार नैनो टेक्नोलॉजी, नैनो साइंस और नैनो इंजीनियरिंग के अंतर को समझते हैं। नैनो साइंस में 1 से 100 नैनोमीटर की स्केल पर संरचनाओं और मॉलिक्यूल्स का अध्ययन किया जाता है। नैनो इंजीनियरिंग में इन गुणों के प्रभावी उपयोग पर फोकस किया जाता है। वहीं नैनो टेक्नोलॉजी की बात करें तो साल 1959 में अमेरिकी भौतिक विज्ञानी रिचर्ड फिनमैन ने इसकी अवधारणा पेश की। एक मीटिंग के दौरान उन्होंने देयर इज प्लेंटी ऑफ रूम एट द बॉटम शीर्षक से एक लेक्चर दिया था। लेक्चर के दौरान उन्होंने एक हाइपोथेसिस दी जिसमें कहा कि हम इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के सभी 24 वॉल्यूम्स को एक पिन की नोक पर क्यों नहीं लिख सकते। इसी के साथ उन्होंने छोटी मशीन्स का निर्माण और उन्हें मॉलिक्यूलर स्तर तक छोटा करने के अपने विजन को रखा। इसी वजह से रिचर्ड फिनमैन को आधुनिक नैनो टेक्नोलॉजी का पिता माना जाता है। तकरीबन 15 साल बाद जापान के वैज्ञानिक नोरियो तानीगुची ने नैनो टेक्नोलॉजी शब्द का पहली बार प्रयोग किया और इसे परिभाषित किया। तानीगुची के मुताबिक नैनो टेक्नोलॉजी में एक मॉलिक्यूल या एक एटम से बने पदार्थों का सेपरेशन यानी अलग होना, कंसोलिडेशन यानी उनका एक साथ आना और डीफॉर्मेशन यानी इनमें बिखराव की प्रक्रिया शामिल होती है। भारत में नैनो टेक्नोलॉजी के पिता प्रोफेसर CNR राव को माना जाता है। सरल शब्दों में कहें तो नैनो टेक्नोलॉजी एक ऐसी तकनीक है जिसमें पदार्थों में अणु और परमाणु के स्तर पर बदलाव किया जाता है। इससे इनके मूलभूत गुणों में अंतर आता है। अणु और परमाणुओं की डायमेंशंस नैनोमीटर में होती हैं। इसलिए इसे नैनो तकनीक और इससे बनने वाले उत्पादों को नैनो मटेरियल्स यानी नैनो उत्पाद कहा जाता है। इसमें नैनो स्केल के 1 से 100 नैनोमीटर पर काम किया जाता है। 1 नैनोमीटर 10⁻⁻⁹ मीटर के बराबर होता है, यानी 1 नैनोमीटर मीटर के 1 बिलियनवें हिस्से के बराबर होता है। इस तकनीक के जरिए बनाए गए उत्पाद आकार में छोटे और हल्के होते हैं। माध्यम के आधार पर देखें तो नैनो तकनीक को 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला है ड्राई नैनो टेक्नोलॉजी। इसके तहत कोयला, सिलिकॉन, अकार्बनिक पदार्थ, धातुओं, अर्धचालकों आदि में नैनो संरचनाओं का निर्माण किया जाता है। दूसरा है वेट टेक्नोलॉजी, जो कि जेनेटिक मटेरियल, मेम्ब्रेन, एंजाइम्स और कोशिकीय घटकों से संबंधित है। नैनो टेक्नोलॉजी में उत्पादों के निर्माण के लिए 2 अप्रोच अपनाई जाती हैं, टॉप डाउन अप्रोच और बॉटम अप अप्रोच। इन दोनों अप्रोच में गुणवत्ता, गति और लागत का फर्क है। टॉप डाउन अप्रोच में एक बड़े पदार्थ को तोड़कर नैनो आकार के कणों में तब्दील किया जाता है। इस प्रक्रिया में प्रिसीजन इंजीनियरिंग और लिथोग्राफी जैसी तकनीकों का प्रयोग किया जाता है। बॉटम अप अप्रोच में नैनो संरचना का विकास भौतिक और रासायनिक तरीकों से नैनो स्केल में 1 से 100 नैनोमीटर की रेंज पर किया जाता है। इन दोनों अप्रोचेस को आसान शब्दों में समझें तो टॉप डाउन में बड़े आकार वाले पदार्थ को नैनो आकार में लाकर निर्माण किया जाता है, जबकि बॉटम अप अप्रोच में परमाणु या अणु के स्तर पर निर्माण किया जाता है। बॉटम टू अप प्रक्रिया के चलते इसमें कचरा कम उत्पन्न होता है। इन अप्रोचेस से विभिन्न तरह के नैनो उत्पादों का निर्माण किया जाता है। आइए अब इन नैनो उत्पादों के द्वारा बने पदार्थों के विभिन्न क्षेत्रों में अनुप्रयोग देखते हैं।
नैनो टेक्नोलॉजी का अनुप्रयोग इलेक्ट्रॉनिक्स, कृषि, स्वास्थ्य और ऊर्जा के हर क्षेत्र में देखने को मिलते हैं। कृषि क्षेत्र में नैनो तकनीक के अनुप्रयोग की बात करें तो नैनो फर्टिलाइजर्स, क्वांटम डॉट्स और नैनो पेस्टिसाइड्स आदि प्रमुख हैं। नैनो फर्टिलाइजर्स की NUE यानी पोषक तत्व क्षमता उपयोग पारंपरिक उर्वरकों की तुलना में अधिक है। ये पोषक तत्वों को फसल में धीरे धीरे रिलीज करते हैं। इससे भौम जल में उर्वरकों की लीचिंग यानी निक्षालन में भी कमी आती है। क्वांटम डॉट्स के जरिए पौधों की क्रिया विज्ञान संबंधी जानकारी प्राप्त होती है। नैनोमैग्नेट का प्रयोग मिट्टी में शामिल प्रदूषक पदार्थों की पहचान के लिए किया जाता है। नैनो तकनीक ने सबसे ज्यादा क्रांति इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में की है। इंटीग्रेटेड सर्किट यानी IC में लगने वाले ट्रांजिस्टर्स का आकार कम होने से छोटे इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों का निर्माण संभव हुआ है। साथ ही इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में डिस्प्ले बेहतर होने से स्क्रीन से होने वाली ऊर्जा खपत, इसके वजन और मोटाई में कमी आई है। नैनो तकनीक का उत्पाद CNT यानी कार्बन नैनो ट्यूब्स इस क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण साबित हुआ है। CNT माइक्रोचिप्स और डिवाइसेस के निर्माण के लिए सिलिकॉन की जगह प्रयोग किए जा रहे हैं। CNT मानव की जानकारी में सबसे अधिक कठोर पदार्थों में से एक है। इनके संरचनागत और वैद्युत गुण इन्हें बहुत सारे एप्लीकेशन के लिए उपयोगी बनाते हैं। ये सिलेंडर के आकार के होते हैं जो कि कार्बन एटम के हेक्सागोनल अरेंजमेंट से बने होते हैं। इन्हें ग्राफीन की घुमावदार शीट्स के जरिए बनाया जा सकता है। एक शीट को रोल करके बनाए जाने पर सिंगल वॉल्ट कार्बन नैनो ट्यूब और एक से अधिक शीट को रोल करके बनाए जाने पर मल्टी वॉल्ट कार्बन नैनो ट्यूब कहा जाता है। CNT को लेकर लगातार नए शोध हो रहे हैं। वैज्ञानिकों की खोज के आधार पर कार्बन नैनो ट्यूब्स का उपयोग ड्रग डिलीवरी कैरियर, बायोकेमिकल सेंसर्स के तौर पर किया जा सकता है। वैज्ञानिकों के शोध से पता चला है कि CNT बायोडिग्रेडेबल हो सकते हैं। इसके अलावा क्वांटम डॉट्स, नैनो वायर्स और नैनो डॉट्स का प्रयोग भी इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में किया जाता है। 2005 में जापानी कंपनी तोशिबा ने एक रिचार्जेबल लिथियम आयन बैटरी में नैनो पार्टिकल्स का प्रयोग किया था। उच्च मेमोरी को स्टोर करने के लिए NRAM यानी नैनो रैम भी नैनो टेक्नोलॉजी के प्रमुख एप्लीकेशंस में से एक है। NRAM का फुल फॉर्म है नैनो ट्यूब बेस्ड नॉन वॉलेटाइल रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये मेमोरी स्टोरेज की एक तकनीक है। इसमें कार्बन नैनो ट्यूब्स को पारंपरिक सेमीकंडक्टर्स के साथ प्रयोग किया गया है। ऊर्जा के क्षेत्र में सौर ऊर्जा को भविष्य में अन्य पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के मुकाबले सबसे अधिक उपयोगी माना जा रहा है। सौर ऊर्जा की सबसे बड़ी सीमा यही है कि सौर सेल के निर्माण की लागत अधिक होती है। इसका समाधान नैनो संरचना वाली सोलर सेल्स को तौर पर मिला है। इनका आकार कुछ 100 मीटर का होता है, जिससे सौर ऊर्जा सटीक ढंग से बिना किसी अपव्यय के अवशोषित की जा सकती है। ऐसे ही नैनो जनरेटर्स भी कम लागत, ज्यादा आउटपुट और साधारण उत्पादन जैसी खूबियों से ऊर्जा क्षेत्र में उपयोगी साबित हो रहे हैं। नैनो तकनीक ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। नैनो तकनीक के स्वास्थ्य क्षेत्र में अनुप्रयोग की बात करें तो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज में डॉक्टर्स के लिए सबसे बड़ी चुनौती इनका पता लगा पाना है। नैनो तकनीक के जरिए इसका समाधान हार्ट अटैक डिटेक्टर नैनो सेंसर विकसित करके किया गया है। यह ब्लड प्लाज्मा में बढ़े हुए मायोग्लोबिन की पहचान कर लेता है। इसके अलावा नैनो कैरियर्स ने ड्रग डिलीवरी सिस्टम में खूब प्रगति की है। नैनो कैरियर्स में कोलाइडल ड्रग कैरियर सिस्टम में 500 नैनोमीटर से छोटे आकार के कणों का प्रयोग किया जाता है। बायो नैनो चिप को बायोमार्कर के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। वहीं टाइटेनियम डाइऑक्साइड नैनो पार्टिकल्स का प्रयोग एंटी माइक्रोबियल के तौर पर किया जाता है। नैनो तकनीक के हर क्षेत्र में बढ़ते उपयोग को देखते हुए भारत ने भी इस दिशा में प्रयास किए हैं। आइए अब इस पर चर्चा कर लेते हैं। भारत ने नैनो साइंस में लगभग 23,000 से अधिक पेपर पब्लिश किए हैं। साल 2013 में नैनो साइंस में पेपर पब्लिश करने के मामले में भारत चीन और USA के बाद तीसरे स्थान पर था। भारत के सामने कुछ ऐसी चुनौतियां भी मौजूद हैं जिन्हें नैनो तकनीक के जरिए सुलझाया जा सकता है। गौरतलब है कि भारत की लगभग 60% से अधिक आबादी कृषि क्षेत्र में काम करती है। इस लिहाज से GDP में इस क्षेत्र का योगदान तुलनात्मक रूप से कम है। नैनो तकनीक से किसानों को कम कीमत पर सरल तरीके से प्रयोग किए जाने वाले
उपकरण मसलन सॉइल हेल्थ मॉनिटरिंग सेंसर उपलब्ध कराए जा सकते हैं। कृषि में नैनो तकनीक के उपयोग से न केवल इस क्षेत्र की उत्पादकता बढ़ेगी बल्कि किसानों की आय में भी बढ़ोतरी होगी। भारत के लिए दूसरी चुनौती स्वास्थ्य के क्षेत्र में है। 2012 में इनोवेशन काउंसिल ऑन नैनो इलेक्ट्रॉनिक्स द्वारा जारी रिपोर्ट के मुताबिक भारत में सालाना 22 मिलियन लोग स्वास्थ्य संबंधी खर्चों की वजह से गरीबी रेखा के नीचे चले जाते हैं। साथ ही भारत टीबी, मलेरिया और एड्स जैसी बीमारियों से जूझ रहा है। इन चुनौतियों से कम कीमत पर डायग्नोस्टिक तकनीक, मेडिकल इक्विपमेंट जैसी सुविधाएं मुहैया करा के निपटा जा सकता है। नैनो तकनीक इसमें मददगार साबित हो सकती है। इसके अलावा भारत में जनसांख्यिकी लाभांश के चलते कार्यबल में भी लोगों की संख्या अच्छी खासी है, जो कि नैनो तकनीक के विकास में मददगार साबित हो सकती है। इसी के मद्देनजर साल 2001 में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव लॉन्च किया था। इसका मकसद अवसंरचना विकास, आधारभूत शोध और नैनो मटेरियल्स में अनुप्रयोग आधारित कार्यक्रमों से संबंधित मुद्दों पर फोकस करना था। साल 2007 में भारत सरकार ने मिशन ऑन नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी लॉन्च किया था। 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इसके फेज 2 को अप्रूव किया गया था। इस नैनो मिशन को लागू करने के लिए डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी को नोडल एजेंसी बनाया गया था। इसका मुख्य मकसद आधारभूत शोध को बढ़ावा देना, शोध के लिए अवसंरचना विकास, नैनो तकनीक और उसके अनुप्रयोगों का विकास, मानव संसाधनों का विकास और इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस आदि पर फोकस करना था। इस क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देने के मकसद से डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने नैनो इलेक्ट्रॉनिक्स इनोवेशन काउंसिल का गठन किया था। इस तकनीक में विनिर्माण को बढ़ावा देने के मकसद से सेंट्रल मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट बेंगलुरु में नैनो मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी सेंटर स्थापित किया गया है। नैनो तकनीक में भारत के प्रयास आर्थिक स्तर पर मजबूती प्रदान करने के साथ मेक इन इंडिया जैसे कार्यक्रमों को भी बूस्ट कर रहे हैं। कोविड-19 जैसी चुनौतियां आज दुनिया के सामने स्वास्थ्य के क्षेत्र में नवाचार की मांग कर रही हैं। ऐसे में नैनो तकनीक इसका विकल्प बनकर उभर सकती है, लेकिन हर तकनीक के लाभ के साथ कुछ सीमाएं भी होती हैं। आइए नैनो तकनीक से जुड़ी कुछ चुनौतियों पर नजर डालते हैं। इसमें सबसे पहली चुनौती है शोध क्षेत्र में खर्च की कमी। भारत आज भी जापान, यूएसए, फ्रांस, चीन जैसे देशों के मुकाबले कम खर्च करता है। दूसरी चुनौती है निजी क्षेत्रों द्वारा इस तरफ कम निवेश किया जाना। इस क्षेत्र में कम निवेश और फंडिंग के चलते रोजगार का सृजन भी कम है, इसलिए विद्यार्थियों द्वारा भी इस क्षेत्र में कम रुचि ली जा रही है। अन्य महत्वपूर्ण चुनौती है नैनो पॉल्यूशन। नैनो पॉल्यूशन का प्रयोग उन वेस्ट मटेरियल के लिए किया जाता है जो नैनो डिवाइसेस या मटेरियल के निर्माण के दौरान उत्पन्न होते हैं। उदाहरण के लिए फुलरीन का प्रयोग इंडस्ट्रियल लुब्रिकेंट्स और स्पोर्ट्स इक्विपमेंट के लिए किया जाता है। फुलरीन की कुछ मात्रा वेस्ट के तौर पर लैंडफिल्स तक पहुंचती है, जो कि हवा, मिट्टी और पानी में पहुंचकर इन्हें प्रदूषित करती है। इसके अलावा विशेषज्ञों का मानना है कि शहरी क्षेत्र में लोग कारों के धुएं और कंस्ट्रक्शन साइट से निकलने वाले मैंगनीज ऑक्साइड से प्रभावित हैं। इस प्रदूषण के जहरीलेपन को वर्गीकृत करने के लिए विशेषज्ञों द्वारा शोध किए जा रहे हैं। एक अन्य चुनौती है कि नैनो पार्टिकल्स आकार में बेहद छोटे होते हैं, जिससे वे जीवित कोशिकाओं में आसानी से प्रवेश कर सकते हैं, जो कि मानव स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाने में सक्षम है। इन चुनौतियों के मद्देनजर राष्ट्रीय स्तर पर एक नियामकीय फ्रेमवर्क होना चाहिए, जो कि नैनो तकनीक से जुड़े सुरक्षा संबंधी आयामों और इससे जुड़े जोखिमों से निपटा जा सके। आइए अब निष्कर्ष की ओर बढ़ते हैं। हम कह सकते हैं कि भारत में नैनो तकनीक के विकास की नींव इस आधार पर रखी गई है कि यह भारत की सामाजिक और आर्थिक चुनौतियों से लड़ने में मदद कर सकती है। भारत ने इस दिशा में योजनाओं के जरिए कई महत्वपूर्ण प्रयास भी किए हैं। दुनिया भर में नैनो तकनीक से उपजी चुनौतियों का सामना करने के लिए देशों ने नियामकीय फ्रेमवर्क तैयार किए हैं। भारत को भी अपने लोगों और पर्यावरण की सुरक्षा के लिए रणनीतिक फ्रेमवर्क लाने की जरूरत है। इस क्षेत्र में हो रही रिसर्च में निवेश करके ही भारत इस असीमित क्षमता वाली तकनीक का लाभ ले सकेगा।